हम सब ने रात को एटलीस्ट एक बार ऊपर स्काई को देखकर स्टार्स गिनने की कोशिश जरूर की है। शायद आप सिटी के बाहर थे, शायद आपको मिल्की वे भी देखने को मिला क्लियर नाइट पे। इतने स्टार्स, इतने अलग अलग कलर और ब्राइटनेस के कि हम पॉसिबली गिन ही नहीं पाएंगे। बट क्या आपको पता है कि नाइट स्काई में जितने भी स्टार्स हमें दिखते हैं, पूरा नाइट स्काई हमारे यूनिवर्स में एक छोटे डॉट के बराबर है। मेजॉरिटी स्टार्स जो यूनिवर्स में है हमें अपने नेकेड आई से दिखते ही नहीं है, बिकॉज बाकी स्टार्स की ब्राइटनेस उन्हें ड्राउन आउट कर देती है। कहा जाता है कि नाइट स्काई में स्टार्स गिनना एक बीच पर जाकर सैंड की ग्रेन्स गिनने के बराबर है। हम सब छोटी छोटी चीजों से लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, पर ये नंबर्स सुन के शायद आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिले। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में, जिसके एक छोटे कॉर्नर में हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें अराउंड 1 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, क्योंकि हमें पूरा यूनिवर्स दिखता नहीं है, उसमें 10⁻12 गैलेक्सीज हैं। तो अगर इन नंबर्स को मिलाकर हम पूरे यूनिवर्स के टोटल स्टार्स का नंबर निकालना चाहे तो वो हुआ 10⁻24। इसका मतलब है 10 with 24 zeros उसके बाद। इतना बड़ा नंबर कि हम पॉसिबली सोच भी नहीं पाएंगे। अगर हम इस नंबर को उस बीच से फिर से कंपेयर करें तो फॉर एवरी ग्रेन ऑफ सैंड ऑन द बीच हमारे यूनिवर्स में 10,000 स्टार्स हैं। जैसे हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाती है, हमें पता चल रहा है कि काफी स्टार सिस्टम्स में प्लैनेट्स भी है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के डेटा के अकॉर्डिंग 20 to 50% स्टार्स में हैबिटेबल जोन में अर्थ साइज के रॉकी प्लैनेट्स हैं। इसका मतलब है कि इन प्लैनेट्स में लिक्विड वाटर होने की पॉसिबिलिटी है, जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट 5000 एक्सोप्लैनेट्स, मतलब बाहर के स्टार्स के सिस्टम्स के प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। और नासा के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ऐसे 300 मिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स हमारी गैलेक्सी में हैं। फिर से ये नंबर इतना बड़ा है कि हम शायद समझ भी नहीं पाएंगे, और डिस्टेंसेस भी इतनी बड़ी हैं कि ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठती भी नहीं है। यूनिवर्स इतना बड़ा है और डिस्टेंसेस इतने वास्ट हैं कि ये फिर भी हमसे 20 to 40 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब लाइट को वहां पहुंचने में 20 से 40 साल लगेंगे। बट यूनिवर्स के साइज के मुताबिक ये हमारे काफी पास में है। तो 10⁻24 स्टार्स, काफी जिनके पास रॉकी प्लैनेट्स है जहां पे पानी हो सकता है, पोटेंशियली 300 मिलियन हमारे ही गैलेक्सी में। तो सवाल उठता है कि एलियंस फिर कहां हैं? इतने सालों में हम एलियंस की टेक्नोलॉजी के सिग्नेचर्स और उनके बड़े स्ट्रक्चर्स को ढूंढ रहे हैं, बट आज तक हमें कुछ भी मिला नहीं। और यूनिवर्स इतना बड़ा है तो उसमें एलियंस होने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी तो होनी चाहिए। एक दूसरा कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर इस चीज में है कि हमारा सन यूनिवर्स के टाइम स्केल में रिलेटिवली यंग है। हमारे सन के फॉर्मेशन के बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बाकी स्टार्स फॉर्म हो चुके थे, और उनके अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं वो भी फॉर्म हो चुके थे। हम में और डायनासोर जिंदा होने में जितना टाइम का डिफरेंस है, उससे कई ज्यादा डिफरेंस हमारे प्लैनेट के फॉर्मेशन और बाकी प्लैनेट्स के फॉर्मेशन में है। तो ये अजीब नहीं है कि इतने टाइम प्लैनेट्स होने के बावजूद हमें कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन दिखी नहीं है यूनिवर्स में जो हमारी जितनी या हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो साइंटिस्ट ने एक्चुअली एक इक्वेशन बनाया है एस्टिमेट करने के लिए कि गैलेक्सी में कितनी एडवांस सिविलाइजेशंस होनी चाहिए। इसका नाम है द ड्रेक इक्वेशन, और इसमें काफी अजम्पशंस और वेरिएबल्स हैं। बट इसका पॉइंट ये है कि द नंबर ऑफ एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस यूनिवर्स में 0 से तो ज्यादा होने चाहिए। साइंटिस्ट इसे द ग्रेट साइलेंस भी बुलाते हैं, कि इतने साल सुनने और खोजने के बाद हमें एक भी सिग्नल या एलियन टेक्नोलॉजी का साइन मिला नहीं है। सिंस ये बाकी प्लैनेट्स हमारे सन और अर्थ के फॉर्मेशन के बिलियंस ऑफ इयर्स पहले बन चुके थे, हमें एक्चुअली एलियन सिविलाइजेशंस के कुछ साइंस तो देखने मिलने चाहिए, राइट? और ऐसा नहीं है कि हम एलियंस की खोज नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली आज काफी ऐसे एक्टिव प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो एलियंस के टेक्नोलॉजिकल सिग्नेचर्स और साइंस ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं। इनमें से एक है सेटी, विच इज द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके एलियन साइंस ऑफ लाइफ या टेक्नो सिग्नेचर्स, यानी टेक्नोलॉजी और एडवांस सिविलाइजेशन के सिग्नेचर्स भी ढूंढते हैं। नासा के वो प्रोब्स जो सोलर सिस्टम के बाहर जा रहे हैं, जैसे द पायनियर एंड द वॉयेजर प्रोब्स, उनमें हमने प्लैक्स और गोल्ड वाइनल्स के थ्रू ह्यूमंस के बारे में इंफॉर्मेशन भी भेजी है। तो शायद थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में जब ये प्रोब्स दूसरे स्टार्स के पास पहुंच जाएंगे तो हमारा मैसेज भी बाहर पहुंच सकता है। इसके अलावा नासा ने एक्चुअली 2 स्पेस टेलीस्कोप्स भी लॉन्च किए हैं, द हबल टेलीस्कोप और अभी लॉन्च हुई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सिंस ये स्पेस में है, ये काफी अच्छी और एक्यूरेट तरह से पूरे स्टार्स की जानकारी कर पाते हैं। तो हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि यूनिवर्स कितना बड़ा है
और कितने प्लैनेट्स दूसरे स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जहां पे पोटेंशियली लाइफ के लिए अच्छी कंडीशंस है। बट साइंटिस्ट के डेकेड्स की मेहनत के बाद भी हमें सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को कहते हैं द फर्मी पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के लिए हमारे पास कोई सेट आंसर नहीं है, जस्ट अलग अलग थियोरीज है जो इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक थियोरी जो इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन कर पाती है वो है द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। द ग्रेट फिल्टर एक ऐसी कैटास्ट्रोफी, क्राइसिस या हर्डल है जो कोई भी सिविलाइजेशन को ज्यादा एडवांस्ड होने से रोकती है। तो या तो हम यूनिक है एज ह्यूमंस और हमने ग्रेट फिल्टर को ऑलरेडी पास कर लिया है और इसलिए हमें कोई और दिखता नहीं है बिकॉज बाकी सब वो ग्रेट फिल्टर पास नहीं कर पाते, या तो ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है और हमें अभी तक पता भी नहीं है कि ये ग्रेट फिल्टर है क्या और हम अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं। एक दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि मे बी यूनिवर्स में एडवांस सिविलाइजेशंस हैं बट वो हमसे बात नहीं करना चाहते। स्टीफन हॉकिंग ने भी यही कहा था और कहा कि इतने एडवांस्ड एलियंस हमें शायद बैक्टीरिया के नजरिए से देखें। एक दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि किसी एलियन ने हमें मैसेज भेजा है बट उसे पहुंचते पहुंचते 10,000 साल भी लग सकते हैं। इन सब के अलावा एक दूसरा काफी डार्क और थोड़ा डरावना इंटरप्रिटेशन भी है फर्मी पैराडॉक्स का, जिसका नाम है द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी जो फर्मी पैराडॉक्स का एक इंटरप्रिटेशन है, ये काफी पॉपुलर हुआ एक नॉवेल के थ्रू जिसका नाम था द 3 बॉडी प्रॉब्लम। इस थ्योरी को समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि हमारे अर्थ पे, हमारे वर्ल्ड पे लाइफ कैसे इवॉल्व होकर बढ़ी है। अगर आप चार्ल्स डार्विन और एवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, आपको मालूम है कि उन्होंने कहा था कि एवोल्यूशन इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम सब प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एक दूसरे से कंपीट करते हैं अपने जीन्स को पास ऑन करने के लिए और इस प्रोसेस से हम सब इंप्रूव होकर इवॉल्व होते हैं। एक अजम्पशन यहाँ पर यह है कि सारी लाइफ जिंदा रहना चाहती है और अपने जीन्स को बढ़ाना चाहती है, तो सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट। इस एवोल्यूशन और कंपटीशन में हमने देखा है कि काफी टाइम स्पीसीज एक दूसरे से कंपीट करके एक दूसरे को वाइप आउट भी कर सकते हैं। क्या ये आपको थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है? वेल, एक्चुअली ह्यूमंस की भी अलग अलग स्पीसीज होती थी हमारे पास्ट में। निएंडरथॉल्स, डेनिसोवियंस, अलग अलग टाइप की ह्यूमन स्पीसीज भी थी, बट एंड में हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस सबसे डोमिनेंट निकली। बाकी स्पीसीज को या तो हमने हंट करके एक्सटिंक्ट कर लिया या अपने ग्रुप में ही असिमिलेट कर लिया। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो सेपियंस नाम की अमेजिंग बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हमारे वर्ल्ड में सारी लाइफ एक दूसरे से कंपीट कर रही है और अपने बढ़ावे का सोच रही है। तो अगर हम यही अजम्पशन यूनिवर्स में डालें तो क्या होता है? शायद यूनिवर्स में काफी एडवांस सिविलाइजेशंस है बट वो अपने मैसेजेस ट्रांसमिट नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। शायद वो हमारे यूनिवर्स के इस वास्ट डार्क सन्नाटे में छुपे हुए हैं क्योंकि छुपे रहने का कुछ फायदा है। शायद इन एडवांस सिविलाइजेशंस को यूनिवर्स के बारे में ज्यादा पता है और हम नए ह्यूमंस जो अपनी टेक्नोलॉजी को अभी अभी डिस्कवर करके यूज कर रहे हैं, हम अपने सिग्नल्स बिना सोचे ब्रॉडकास्ट करे जा रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। सोचिए कि आप एक अंधेरे फॉरेस्ट में अकेले चल रहे हैं। आपको मालूम है कि इस फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के प्रेडेटर्स हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं। तो क्या आप अंधेरे में क्वाइटली चलेंगे और इनको अवॉइड करेंगे या एक लैंटर्न यूज करेंगे जो आपको ज्यादा देखने में मदद करेगा बट बाकी प्रेडेटर्स को भी आपकी लोकेशन बता देगा? यही है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। एक दूसरा कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर यह है कि यूनिवर्स की डिस्टेंसेस इतनी बड़ी है कि किसी भी दूसरे एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम जरूर रहेंगी। सोचिए हम एक एलियन सिविलाइजेशन से बात कर रहे हैं, वो 1000 लाइट ईयर्स दूर है और हमारे मैसेज को उन तक पहुंचने में 1000 साल लगेंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए, हमारे मैसेज पहुंचने तक वो हमारी तरफ शिप्स भेज सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। काफी साइंटिस्ट का भी ये मानना है कि ये शायद सबसे प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है यूनिवर्स का, बट हमें फिर भी एज ह्यूमंस कॉशियस रहना चाहिए। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है कॉल्ड METI, व्हिच इज मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं एलियंस के लिए मैसेजेस बनाकर भेजने पर। काफी साइंटिस्ट ने इसके अगेंस्ट अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग और ऑल्सो मिशियो काकू, जो कहते हैं कि हमें कॉशियस रहना चाहिए एलियन सिविलाइजेशंस को कांटेक्ट करने से पहले। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि एलियंस को डायरेक्टली कांटेक्ट करना और मैसेज भेजना शायद एक अच्छा आइडिया नहीं है, पर जो मैसेजेस हम इनएडवर्टेंटली अपने प्लेनेट से बाहर भेजते जा रहे हैं उनका क्या? पिछले 100 सालों से हम रेडियो वेव्स और दूसरी तरह की वायरलेस कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब डायरेक्टेड रहते हैं बट कुछ वेव्स हमारी प्लेनेट से दूर भी जा सकते हैं। तो अगर कोई एलियंस हैं 100 लाइट ईयर्स के रेडियस में, क्योंकि ये सारे कम्युनिकेशंस लाइट की स्पीड पर जाते हैं, तो शायद उन्होंने हमारी आवाजें सुन ली है और हमारे क्लोजेस्ट इंटरस्टेलर नेबर्स जहां पे हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं
वो 20 से 40 लाइट ईयर दूर हैं। इस कॉन्सेप्ट को बेस्ट एक्सप्रेस किया गया है एक नॉवेल में जिसका नाम है द 3 बॉडी प्रॉब्लम, जो इस इंटरप्रिटेशन की स्टोरी बताता है। बट शायद इस थियोरी और रीजनिंग में एक फ्लॉ भी है। काफी बार कहा जाता है कि बिकॉज हम ह्यूमंस हैं और हमें एक ही टाइप का एवोल्यूशन, अपने प्लेनेट की लाइफ का एवोल्यूशन देखने को मिला है, हम सारी एलियन लाइफ को भी उसी नजरिए से देखते हैं। अपनी मीडिया को ही ले लीजिए, अगर हम कभी एलियंस दिखाते हैं तो वो भी जादू जैसे दिखते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 1 नाक। ऐसा क्यों है? क्या एलियंस को भी हमारी लाइफ का ही सेम फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा? आप अर्थ की ही लाइफ को देख लीजिए और देखिए कि वो कितनी डाइवर्स है। एक ऑक्टोपस और एक ह्यूमन दोनों सेम लाइफ के सोर्स से पैदा हुए हैं और इतने डिफरेंट हैं। तो दूसरे सोलर सिस्टम में डेवलप हुई लाइफ के बारे में हम इतने अजम्पशंस कैसे बना सकते हैं? काफी बार हम गिल्टी होते हैं एज ह्यूमंस हाइपोथेटिकल एलियंस को हमारे नजरिए से देखने में और अपने लॉजिक और मोटिवेशंस को उन पर डालने में। हमें पता भी नहीं है कि एलियंस कितने अलग, बिजार और यूनिक हो सकते हैं। मीडिया में इसके काफी एग्जांपल्स हैं। अगर आपको बिल्कुल यूनिक और अलग टाइप के एलियंस देखने हैं, मैं रेकमेंड करूंगा आप ये मूवी देखिए अराइवल, जहां के एलियंस एब्सोल्युटली एलियन हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या एलियंस हैं जो यूनिवर्स में बाहर छुप रहे हैं, या हम फिजूल का ही टेंशन ले रहे हैं यहां पे बैठकर? हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ऐसे साइंस और साइंस फिक्शन के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आज रात आपको इस वीडियो की वजह से काफी टेंशन हो जाए, नींद नहीं आए, तो आई एम सॉरी, बट द यूनिवर्स इज अ डार्क प्लेस एंड वी शुड ट्राई टू एंजॉय इट।